देखिए अभी तक आप लोग जितना भी देखें संविधान के बारे में केवल आप लोग बेसिक चीज़ देखें। अब आपके पास शुरू होगा नया संविधान जिसमें हम लोग भाग से शुरू करेंगे और जो पहला जो सेक्शन है वो आपका वो क्या होगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब आपको पता है भारतीय संविधान में कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है, तो ये जो पहला भाग है यानी भारतीय संविधान का भाग 1, भारतीय संविधान का भाग 1 जैसे होता है ना, जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक में सिलेबस या टॉपिक लिखा हुआ रहता है, तो ये जो पहला टॉपिक है या पहला भाग है वो क्या है, संघ एवं राज्य। और इसकी चर्चा कहाँ से कहाँ तक की गई है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। यानी भारतीय संविधान के भाग 1 में किसकी चर्चा है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। और इसके बारे में कितने अनुच्छेद दिए गए हैं, 4, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो देखिए कभी कभी सीधे पूछ दिया जाता है जो संघ एवं राज्य क्षेत्र का जिक्र किस भाग में किया गया है, तो है भाग नंबर 1। क्या उल्टा पूछ दिया जाएगा, भारतीय संविधान के भाग 1 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो है संघ एवं राज्य क्षेत्र। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक। अब ये जो पहला जो अनुच्छेद है यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं अनुच्छेद 1, यानी पहले तो एक सिंपल सवाल हो गया, जो भारतीय संविधान के भाग 1 में किसका जिक्र है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसकी चर्चा हमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक मिलती है। देखिए आपको बहुत सारे अनुच्छेद याद रखने पड़ेंगे, खासकर शुरुआती के जो 51 अनुच्छेद तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, उसके बाद इम्पोर्टेंट याद रखना पड़ता है। आप लोगों को लगेगा यार भाई 395 अनुच्छेद कैसे याद होगा, वो धीरे धीरे सब याद हो जाएगा रिवीजन करने से, ठीक है। तो पहला अनुच्छेद जो कह रहा है इसमें किसका जिक्र है, संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। इसका मतलब है अनुच्छेद में यह कहा गया है जो संघ का क्या नाम होगा और इसमें कितने राज्य क्षेत्र होंगे। अब देखिए कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य नहीं है, कौन सा केंद्र शासित है, ये नहीं है, ये कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 में। जिस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र अनुच्छेद 1 में होगा उसी को हम लोग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मानेंगे। और इसी अनुच्छेद में क्या कहा गया है, संघ का नाम क्या दिया गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। यानी अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है, संघ का नाम, तो संघ का नाम क्या है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ। और जो भी जितने राज्य है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसका भी जिक्र किसमें किया गया है, अनुच्छेद 1 में। और आपको याद होगा पहले भी बताए थे भारतीय संविधान में भारत के कितने नाम दिए गए हैं, 2, इंडिया और भारत। ये क्या है, राज्यों का एक संघ है, ठीक है। यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ये अनुच्छेद 1 में किया गया और भाग 1 में। लेकिन देखिए यहाँ हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा अंतर। अब इसी को थोड़ा इंग्लिश में लिख के दे देते हैं। देखिए जैसे ऑप्शन ए संघ यानी यूनियन, ऑप्शन बी संघ यानी फेडरेशन, ऑप्शन सी परिसंघ यानी कन्फेडरेशन। तो अब बताइए इसमें भारत जो राज्यों का संघ है वो कौन सा संघ है, ये वाला यूनियन वाला संघ है कि फेडरेशन वाला संघ है कि कन्फेडरेशन वाला संघ है,
यूनियन वाला। देखिए इसमें तो क्लियर परिसंघ क्लियर दिख जा रहा है। अगर इंग्लिश में देखिएगा इंडिया ऐसे लिखा था, यूनियन ऑफ स्टेट्स होता है, या यूनियन, बार बार इंग्लिश में कह रहे हैं यूनियन। देखिए संघ का दो इंग्लिश होता है, एक यूनियन भी होता है और एक फेडरेशन भी होता है, लेकिन हम लोग फेडरेशन वाला नहीं है, हम लोग कौन सा है, यूनियन वाला। देखिए कैसे, अब तीनों में अंतर आपको समझना पड़ेगा। देखिए हिंदी में तो संघ लिख दिया तो आदमी सबको यूनियन मान लेता है, कोई फेडरेशन मान लेता है। तो देखिए यहाँ पे आपको तीन शब्द में अंतर, पहले तो ये संघ जो है यूनियन वाला, और एक संघ हो गया फेडरेशन वाला। देखिए ये जो संघ है, भारत जो यूनियन है, इसमें क्या किया गया, जितने भी राज्य है ये सब क्या होता है, ये सब राज्य मिल के समझौता नहीं किया है। अब देखिए भारत इतना बड़ा देश था, भारत को या भारत के प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भारत को छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया, ठीक है। यानी राज्य अलग से नहीं जुड़ा है, भारत को ही राज्यों में बांटा गया, ठीक है। लेकिन संघ में क्या होता है, ये जी फेडरेशन वाला, इसमें कई राज्य मिल के क्या करते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं। जैसे मान के चलिए ऐसे संघ देख लीजिए, जैसे कोई देश है भारत, अब भारत तो इतना बड़ा है, इसके प्रशासन को संभालने के लिए क्या किया, हम भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए, जैसे 28 राज्य में बांट दिए, 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिए। तो ये हो गया यूनियन। अब फेडरेशन क्या होता है, जब अलग अलग राज्य समझौता करके मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, फेडरेशन। दोनों मतलब समझ रहे हैं, एक में हम जानबूझ के बांटे हैं, हाँ, एक होता है कई राज्य समझौता करके मिलता है, तो समझौते पे टिका हुआ संघ भी और सही। हाँ अब देखिए ये जो यूनियन है, यानी संघ यूनियन वाला जो संघ है, ये क्या है, सबसे पहले तो प्रशासनिक आधार पर बांटा गया है। दूसरा, इसमें राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है जो बिहार के गम भारत से अलग हो जाए। देखिए राज्यों का अलग होने का इसमें भी नहीं है, फेडरेशन में भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। देखिए पहला अंतर क्या था, यूनियन बना है क्या, राज्यों को बांटा गया है ताकि प्रशासन करने में कोई दिक्कत ना आए। नहीं, फेडरेशन में क्या था, कई राज्य मिल करके समझौते के आधार पर एक नया देश बनाया, ठीक है। दूसरी बात, राज्य ना तो इसमें अलग हो सकता है ना उसमें अलग हो सकता है। तो फिर अंतर क्या है दूसरा, देखिए यूनियन में जो है केंद्र शक्तिशाली होता है, केंद्र सबसे पावरफुल होता है, और राज्य को सीमित शक्ति दी गई है। जहाँ यूनियन होगा वहाँ पे ज़्यादा शक्ति किसको होगा, केंद्र को, और राज्य को कम शक्ति दी गई है। यानी राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे केंद्र के कानून को दिक्कत हो, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर, जब देखते हैं ना आपातकाल होता है, तो केंद्र भी राज्य के विषय पे कानून बना सकती है, ठीक है। तो यूनियन जो है, यूनियन में क्या है, केंद्र के पास शक्ति ज़्यादा है और राज्य के पास शक्ति कम है, ठीक है। यानी केंद्र अगर चाहे तो ज़रूरत पड़ने पर राज्यों की शक्ति को कम भी कर सकता है, क्लियर है। लेकिन फेडरेशन में क्या होता है, जो राज्य का जो है शक्ति केंद्र के बराबर होता है, राज्य केंद्र की शक्ति को कम नहीं कर सकता है। तो देखिए यूनियन में क्या था, यूनियन प्रशासन के लिए छोटे छोटे इकाइयों में बांटा जाता है, और यूनियन जहाँ होगा वहाँ पे केंद्र क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। राज्य के पास भी शक्ति है लेकिन राज्य के पास सीमित शक्ति है। राज्य कभी भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे केंद्र को दिक्कत हो, और राज्य तो अलग हो नहीं सकता है,
लेकिन फेडरेशन में क्या है, ये कई राज्य मिल करके आपसी सहमति से एक देश बनाता है। लेकिन हाँ, यहाँ भी क्या है, राज्य अलग नहीं हो सकता है, किससे? केंद्र से। और तीसरी बात, हाँ, जितना पावर फेडरेशन में केंद्र को होता है उतना ही पावर राज्य को भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो केंद्र चाहे कभी भी राज्य की शक्ति को घटा सकता हो। ठीक है अंतर। और चौथा अंतर क्या है, जहाँ यूनियन होगा वहाँ पे एकल नागरिकता होती है। एकल नागरिकता मतलब कहने क्या, जो एक ही नागरिकता है। अभी आप लोगों को जो वोटर आई डी कार्ड मिलता है या नागरिकता का प्रमाण पत्र, ये कौन सा, बिहार सरकार देती है कि भारत सरकार देती है? भारत सरकार देती है कि नहीं? यानी कि आपको बिहार का नागरिकता है, कहीं प्रूफ है इसका? यानी हम लोगों के पास जो आईडी प्रूफ है कौन सा है, भारत की नागरिकता का। तो इसको कहते हैं एकल नागरिकता। यानी पूरे भारत में एक ही प्रकार का आईडी प्रूफ चलता है नागरिकता के लिए, वो है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। जो चाहे आप बिहारी हो, केरल के हो, पंजाब के हो, नॉर्थ ईस्ट कहीं के रहने वाले हो, आपके पास अगर आईडी कार्ड होगा नागरिकता वाला तो भारत सरकार का होगा। ठीक है। इसके बाद क्या है, राज्यों का कोई अलग कानून नहीं होता है। यहाँ देखते हैं राज्य के कानून, हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट भी बदल सकती है कि नहीं? बदल सकती है कि नहीं? अगर बाई चांस मान के चलिए हाईकोर्ट का कोई निर्णय हो, उसको बदलना हो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है? बदल सकती है। इसके बाद पूरे देश का एक ही झंडा होता है। क्या राज्य और बिहार का कोई झंडा है? नहीं है ना। तो देखिए, यूनियन जहां होगा, यूनियन का अर्थ है वहां पे एकल नागरिकता होगा, यानी पूरे देश के लिए एक नागरिकता होगा, एक झंडा होगा, और राज्य का कानून जो है जो अलग नहीं होगा, केंद्र के कानून से ही जुड़ा होगा। लेकिन फेडरेशन वाले संघ में क्या अंतर है, जी हाँ, राज्य का अपना अलग कानून होगा, राज्य का अपना अलग झंडा होता है, राज्य का भी अपना एक नागरिकता होता है। जैसे अमेरिका है, तो जो अमेरिका में लोग रहते हैं उसके पास दो नागरिकता होती है। तो एक जैसे मान लीजिए अमेरिका का राज्य है कैलिफोर्निया, तो उसको अमेरिका का भी नागरिकता होगा और कैलिफोर्निया का भी नागरिकता होगा। कैलिफोर्निया का अपना अलग झंडा है और अमेरिका का अपना अलग झंडा है। तो दोनों मंत्र समझ रहे हैं। हिंदी में देखिए क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम के लोग कन्फ्यूज इसलिए कर जाते हैं क्योंकि इसमें लिखा रहता है संघ, और हम लोग समझ नहीं पाते हैं जो यूनियन वाला संघ है कि फेडरेशन वाला संघ है। जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा, जहाँ संघ यूज होगा तो वहाँ आप इंग्लिश वाला भाग भी देख लीजिएगा, वहाँ क्या लिखा है, यूनियन या फेडरेशन। यूनियन में क्या था, प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक क्या कहते हैं, काम के लिए राज्यों को छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया जाता है। लेकिन फेडरेशन में क्या है, कई छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक नया देश का निर्माण करते हैं। दोनों में से कहीं भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। हाँ, तीसरा कंडीशन क्या है, यूनियन जहाँ होगा वहाँ एकल नागरिकता होगी, एक झंडा होगा, और राज्य का कानून केंद्र के कानून के अंदर होगा। लेकिन जहाँ फेडरेशन होगा वहाँ दोहरी नागरिकता होगी, यानी राज्य का अलग नागरिकता और केंद्र का अलग नागरिकता। उसके बाद वहाँ राज्य का अलग झंडा और केंद्र का अलग झंडा होगा, और राज्य का अलग कानून और केंद्र का अलग कानून होगा। ठीक है, दोनों मंत्र समझ आएगा। हाँ, एक आता है परिसंघ। परिसंघ जो होता है ये भी क्या आता है, कई राज्य मिल करके समझौता करके एक देश बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर ये है जो जब चाहे तब अलग हो सकता है। तो इसमें और इसमें आप अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसमें राज्य जब चाहे तब अलग हो सकता है। आपने पढ़ा होगा, विश्व में कभी पढ़ेंगे, तो एक था USSR यानी सोवियत संघ, जो रूस से जुड़ा था। इसमें अलग होकर के 15 देश बने, यूक्रेन ये सब जो बना है ये सब इसी से अलग होकर बना है। तो परिसंघ जो है इसमें राज्य आसानी से अलग हो सकता है। इसका राज्य का अपना अलग कानून होता है, अपना अलग झंडा होता है, अपना अलग नागरिकता होता है। ये बस एक समझौते के लिए कुछ दिन के लिए बना हुआ रहता है, और जब चाहे तब अलग हो सकता है। लेकिन इस दोनों में आसानी से अलग, इसमें तो हो ही नहीं सकता है, इसमें भी आसानी से अलग नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा संघ और परिसंघ में क्या अंतर है, तो पहले देखिएगा इंग्लिश वाला भाग।
यूनियन और फेडरेशन। यूनियन ऐसा देश जहाँ प्रशासनिक जांच के लिए या प्रशासनिक कार्यों के लिए देश के छोटे छोटे इकाई में तोड़ा जाता है। यहाँ एकल नागरिकता होती है, एक झंडा होता है, एक कानून होता है और यहाँ राज्य अलग नहीं हो सकता। फेडरेशन वाला जो संघ है वहाँ भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, लेकिन कई राज्यों सहमति के आधार पे, समझौते के आधार पे एक देश का निर्माण करती है। लेकिन हाँ, यहाँ दोहरी नागरिकता होती है, दो कानून होते हैं, राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग, झंडा भी अलग अलग होता है। और परिसंघ क्या है, ये भी राज्यों के समझौते से बना है, लेकिन इसमें क्या है, राज्य जब चाहे तब अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका पहला सेक्शन। और भारत क्या है, यूनियन है, यानी भारतीय संविधान क्या क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी भारत का अगर पूछा जाएगा तो उस भारतीय संविधान में भारत के दो नाम है, इंडिया और भारत। और इसकी चर्चा कहाँ पे है, भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुसूची 1 में। नहीं किए थे, हाँ चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसमें अनुच्छेद 1 में जो है 3 भाग दिए हुए या 3 सब क्लॉज कह सकते हैं। पहला है संघ का नाम और राज्य, जिसमें हमने देखा जो भारतीय संघ का 2 नाम है, भारत और इंडिया। दूसरा क्या कह रहा है, अनुच्छेद 1 में जिसकी चर्चा होगी वही राज्य या केंद्र शासित राज्य होगा। यानी अगर जब कोई राज्य बनता है या केंद्र शासित राज्य बनता है तो उसकी चर्चा कहाँ कर दी जाती है, भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में। और इसमें भारत में क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया, राज्य, केंद्र शासित क्षेत्र और अधिग्रहित क्षेत्र। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं? 8। ये 2 तो सब जानता है। ये क्या होता है अधिग्रहित क्षेत्र? देखिए वर्तमान में एक भी अधिग्रहित क्षेत्र नहीं है, लेकिन पहले था। आपने पढ़ा होगा इतिहास में, जैसे गोवा किसके पास था, पुर्तगालियों के पास, तो उससे हम लोग अधिग्रहण कर लिए। दमन और द्वीप अधिग्रहण कर लिए, पुदुचेरी अधिग्रहण कर लिए। तो शुरुआत में अधिग्रहित क्षेत्र था, लेकिन बाद में क्या किए, गोवा को राज्य में नाम दर्जा दे दिए, दमन और द्वीप और पुदुचेरी को केंद्र शासित में। अधिग्रहित मतलब जो हमारा ही क्षेत्र था, जो अधिग्रहण हो गया था, फिर हमसे उससे ले लिए। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कोई भी अधिग्रहित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में ये 3 जरूर याद रखिएगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है, लोग सिर्फ 2 ही याद रखता है। भारत में क्षेत्र को कितने भाग बांटा गया है, 3 भाग में, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र। हाँ, भले अभी अधिग्रहित क्षेत्र कोई ना हो, ठीक है, लेकिन है तो चर्चा तो किया गया है ना। आज जब हम लोग संविधान की बात करते हैं उसके हिसाब से चलेंगे। अच्छा, आप लोगों में कोई बता सकता है 28 राज्य का जिक्र कर सकता है, कौन कौन 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, बताइए। सबका नाम? हाँ, बता सकते हैं? देखिए पहले ग्रुप में बांटिए। सबसे पहले चलते हम कहाँ, उत्तर। आप लोग उंगली पे गिनते जाइएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड बोले थे 6 हो गया, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, 10 हो गया। अब इधर आइए दक्षिण में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, 15। अब आइए पश्चिम में, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, फिर पंजाब नहीं बोले थे, गुजरात, कितना हो गया, 19, मध्य प्रदेश, और ये छत्तीसगढ़ बोल दिए तो 20 हो गया इधर। अब चलिए नॉर्थ ईस्ट में 8, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर,
मेघालय, फिर आसाम और त्रिपुरा 28। ये तो चलिए ठीक है। आप क्या 8 केंद्र शासित राज्य का नाम बता सकते हैं? ये तो आपको बताना पड़ेगा। 8 केंद्र शासित क्षेत्र एक एक करके बताइए। सबसे पहले दिल्ली, उसको लास्ट में देखेंगे। चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार। और 2 कौन कौन सा है? इसको लक्षद्वीप को छोड़ देंगे। अब कौन सा है 8वां? दादर एवं नगर हवेली। अब वो कहाँ गया? दमन और दीव कट गया था क्या? दादरा और नगर हवेली, लेकिन इसी में अब इसको जोड़ दिया गया है एवं दमन एवं दीव। पहले 2 अलग होता था, ये अब दोनों को एक कर दिया गया। ठीक है, देखिए आप लोग तैयारी करते तो आपको 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए 2 पे। देखिए इसमें क्या लिखा है? नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। देखिए नए राज्यों का प्रवेश करने का मतलब क्या है? नहीं, जैसे इसको भारत मान लीजिए। अब क्या है, जैसे मान यहाँ बगल में कौन है? नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है। अगर नेपाल चाहे तो भारत में मिल सकता है, उसकी अपनी इच्छा है। जो अंतर्राष्ट्रीय संधि, यानी ऐसा नहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़े, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहमति के हिसाब से अगर नेपाल चाहे जो हम भारत से मिलना चाहते हैं तो क्या भारत को इसके लिए प्रावधान होना चाहिए कि नहीं? तो इसके लिए हमारे अनुच्छेद 2 में चर्चा किया गया है नए राज्यों का प्रवेश। वो चाहे तो हमें प्रवेश कर सकता है। ठीक है, यानी अगर कोई जो भारत का हिस्सा नहीं है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो या पाकिस्तान का कोई क्षेत्र हो, वो भारत में अगर मिलना चाहे तो मिल सकता है। ठीक है, और इसकी व्यवस्था कहाँ की गई है? उसी तरह देखिए इसी अनुच्छेद का फायदा उठा करके क्या हुआ था, जो आपने नाम सुना होगा सिक्किम। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम क्या हुआ? भारत का एक अंग बन गया। यानी अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत का नहीं है वो भी चाहे तो भारत में मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए सब व्यवस्था की गई कहाँ पे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में। ये तो क्या नए राज्यों का प्रवेश, लेकिन उसमें एक लाइन और जुड़ा ना, राज्यों की स्थापना भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए जैसे मान चले ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है, और ये जो पाकिस्तान का जो पंजाब है, भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ और भारत इस पर कब्जा कर लिया। यानी भारत इस क्षेत्र पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। वैसे ये पाकिस्तान क्षेत्र था, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और भारत ने क्या किया? पाकिस्तान वाले पंजाब पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया।
तो इसके बाद बात क्या करेगा अब इसका, इस क्षेत्र का? मिलाएगा, या तो इसको अपना एक राज्य बना देगा या इसी पंजाब में जोड़ देगा, है कि नहीं? तो इसको क्या कहते हैं? स्थापना। ये मिला नहीं, हम लोग जबरदस्ती मिला लिए। ठीक है। एक क्या था, पहला वाला प्रवेश क्या था? नए राज्यों का प्रवेश, वो अपनी इच्छा से प्रवेश किया, जैसे सिक्किम। दूसरा क्या है, अगर हम कहीं युद्ध लड़ते हैं, कोई क्षेत्र हम किसी पे कब्जा कर लेते हैं, तो उसको भाई राज्य का दर्जा दिया जाएगा कि नहीं, या पुराने किसी राज्य में मिला दिया जाएगा। तो इसकी भी व्यवस्था की गई क्या, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना से जुड़ा हुआ है। और नए राज्यों प्रवेश के से जो एक बार प्रवेश हुआ है सिक्किम का 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, और ये अनुच्छेद 2 के तहत ही किया गया था। ठीक है। अब देखिए, नहीं, गोवा तो भारत का हिस्सा था ना, ये जो भारत का हिस्सा नहीं है बाद में तो आया, तो उसको अधिग्रहित क्षेत्र में लोग काउंटिंग किया ना, अधिग्रहित क्षेत्र, उसको हम अधिग्रहण कर लिए अंत में, जैसे मेरा ही क्षेत्र है, बाद में हमको मिला। लेकिन नए राज्य क्या है, सिक्किम हमारा क्षेत्र था ही नहीं। ठीक है। गोवा हो गया, पांडिचेरी हो, ये तो हमारा ही क्षेत्र था ना, बस उसने कब्जा अधिग्रहण कर लिया था, उससे हम बस छुड़वाए हैं। लेकिन ये तो मेरा क्षेत्र नहीं है ना, सिक्किम, सिक्किम मिल गया हमसे आकर के। ठीक है। अच्छा, ये 2 चीज़ तो है। क्या भारत अपना कि कोई क्षेत्र दूसरे को दे सकता है, पाकिस्तान को या बांग्लादेश को या किसी को दे सकता है? लेकिन इसके लिए समस्या क्या है, तो थोड़ा सा आपको कहानी देखना पड़ेगा। देखिए, पहले क्या था, एक बेरूबारी जगह है, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में था, है नहीं था। वो आप केशवानंद केरल देख रहे हैं, वो अलग है। बेरूबारी वही वाला है, लेकिन उसमें जो आप केरल कह रहे हैं वो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज था प्रस्तावना में। तो बेरूबारी एक जगह है भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। ठीक है। अब क्या हुआ, जो ये जो बेरूबारी क्षेत्र था, इसमें ज़्यादातर मुसलमान लोग थे। कौन थे? मुसलमान लोग। अब यहाँ की जनता, यहाँ की जो है सरकार चाहती थी, या यहाँ जो भाई उसमें पाकिस्तान क्या था, बांग्लादेश में पाकिस्तान नहीं था ना, तो वो चाहता था बेरूबारी हमको दे दिया जाए। तो 1952 में जवाहरलाल नेहरू जो है बेरूबारी किसको दे दिए, पाकिस्तान को। 1952 में बेरूबारी क्षेत्र किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को। तो बेरूबारी का जो लोग था, जनता था भाई, उसने विद्रोह कर दिया, बोला भैया जब हम आपको चुनाव की सरकार बनाए तो आप हमको क्यों पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, कहाँ चला गया, उच्चतम न्यायालय। कहाँ चले गए, उच्चतम न्यायालय। फिर से समझिए सवाल क्या है, क्या भारत का कोई क्षेत्र हम दूसरे देश को दे सकते हैं। तो इसी पे पहला चर्चा कब हुआ था, बेरूबारी पश्चिम बंगाल मामले में। इसमें क्या गया, 1952 में बेरूबारी को जो है पाकिस्तान को दे दिया गया। तो वहाँ की जनता ने क्या सोचा, भाई हम सरकार भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत में किसको दे दिया, पाकिस्तान को। तो वहाँ की जनता ने क्या कहा गया, उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय में पहले ये कहा गया, अगर इस तरह चलता रहेगा तब तो कोई सरकार जब चाहे किसी को अपना राज्य दे सकती है कि नहीं। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया। तो बोला क्या, देखिए किसी भी को आसानी से हम देश अपना क्षेत्र नहीं दे सकते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, वो भी किसके द्वारा, अनुच्छेद 368 के द्वारा। कि अनुच्छेद 368 के द्वारा जो संविधान संशोधन होता है उसमें दोनों सदनों से पारित करना पड़ता है, थोड़ा सा ये लंबा प्रक्रिया है। तो बोला कि अगर आप किसी क्षेत्र को पाकिस्तान या किसी को देना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, भारतीय संविधान के
भाग 1 में बदलाव आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा जो अनुच्छेद 1 में ही चर्चा है ना, जो राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र का, अभी देखे ना क्या 3 चर्चा होती थी, तो अनुच्छेद 1 में बताया गया था राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र भी होगा। तो बोला सबसे पहले तो आप ये कीजिए 368 में जो बेरूबारी जो है भारत का कोई ना तो राज्य है ना तो कोई केंद्र शासित क्षेत्र है, यानी पहले आपको कहाँ बदलाव करेगा, अनुच्छेद 1 में। जब आपका राज्य ही नहीं होगा, क्षेत्र ही नहीं होगा, तब तो आप उसको दे ही सकते हैं। तो 368 तक संविधान संशोधन के द्वारा पहले आपको ये करना पड़ेगा जो बेरूबारी भारतीय हिस्सा नहीं है, ठीक है। नहीं तो दूसरा बात ये भी करना पड़ेगा, भारतीय संविधान में ये भी करना पड़ेगा बदलाव जो भाग 1 में, जो हम किसी को भी अपना क्षेत्र दे सकते, इतनी आसानी से नहीं, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा देना पड़ेगा। यानी जब भी आप कोई अपना क्षेत्र दूसरे राज्य देश को देना चाहेंगे तो सबसे पहले 368 के द्वारा आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन करना थोड़ा मुश्किल काम होता है 368 के तहत, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या करना पड़ता है, दोनों सदन से पारित कराना पड़ता है, उसके बाद पारित कितना पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत का मतलब क्या है, विशेष बहुमत से 2/3 तो बहुमत होना चाहिए जो वहाँ पे, और आधे राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप किसी को अपना क्षेत्र देना चाहते हैं तो आपको 368 के तहत संविधान संशोधन के द्वारा ही किसी को अपना क्षेत्र दे सकते हैं। तो इस आधार पर नवा संविधान संशोधन हुआ, नवा संविधान संशोधन 1960, और इसके बाद बेरूबारी किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को। यानी पाकिस्तान को देने के लिए पहले एक संविधान संशोधन करना पड़ा, नवा संविधान संशोधन, ठीक है। अभी भी कुछ 5-6 साल पहले आप लोग पढ़े होंगे बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र हम लोग लिए हैं और कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए हैं, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ा, संविधान संशोधन। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में क्या किया गया है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। तो पहला लाइन जो नए राज्यों का प्रवेश है, इसका अर्थ होता है जब कोई देश, जैसे मान लीजिए नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या ऐसा कोई क्षेत्र या उसका कुछ हिस्सा भारत में आना चाहता है तो हम उसको आसानी से ला सकते हैं, किसके द्वारा, अनुच्छेद 2 के द्वारा, ठीक है। दूसरा स्थापना क्या है, जब हम किसी युद्ध में कोई क्षेत्र जीतते हैं तो उसको भी राज्य का दर्जा दे सकते हैं, किसके द्वारा, अनुच्छेद 2 के तहत। तीसरा सवाल उठता है क्या आज भारत अपना कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे सकता है, तो हाँ दे सकता है, लेकिन उसके लिए अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्लियर है, ऐसे नहीं उठा के दे दिए। बाकी ये सब आप देखिए नए राज्य की स्थापना या गठन ये सब साधारण बहुमत से होता है, ये सब आसानी से हो जाता है, लेकिन किसी क्षेत्र को दूसरे देश को देना ये आसानी से नहीं होता है। काटिए।